नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे ताम्रपाषाणकालीन स्थल राजस्थान के। पिछली क्लास में हमने पुरापाषाणिक स्थल जो थे, चाहे वो आपके पुरापाषाण हो, चाहे पाषाणिक स्थल जितने भी थे, चाहे पुरापाषाण हो, चाहे मध्यपाषाण हो, चाहे वो आपके नवपाषाण हो, ये कल की क्लास में हमने देख लिए थे। और ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की विशेषताएं हमने कल पढ़ ली थी। आज हम ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं जो राजस्थान के अंदर है उनके बारे में बात शुरू कर रहे हैं। 2 क्लासेस होगी ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की, ठीक है। अब देखो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी आती है। एक आहड़ बनास संस्कृति पूरी आएगी, जिसमें आहड़, बालाथल, गिलुंड ये तीनों आ जाएंगे। फिर गणेश्वरा जोधपुर संस्कृति आएगी, जिसमें गणेश्वर आएगा और जोधपुरा। ये 5 मेन स्थान है राजस्थान के अंदर ताम्रपाषाणिक के, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आहड़ सभ्यता को जो है वो पूरा कर ले एक बार, तो फिर आगे हम है वो दूसरी क्लास के ऊपर जाएंगे, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, और सब एक पर्याप्त सामग्री के साथ, पर्याप्त समझ के साथ बढ़ रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते जाना, और इसके साथ में कोई और किताब देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपकी इच्छा है। परंतु मेरा ये मानना है कि इतना भी कर लिया तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों पे विश्वास रखना। और ये चीज़ें काफ़ी विवादित भी होती है। हर किताब, हर पुस्तक में, हर गाइड वगैरह में अलग अलग काफ़ी जगह चीज़ें मिल जाती है। तो हमारे लिए भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जब पढ़ाते हैं तो एक एक चीज़ को हमें वो वेरीफाई करना पड़ता है, और फिर जाके हम आपको वो विषय वस्तु प्रस्तुत कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं बात शुरू कर रहा हूँ आहड़ सभ्यता से। और यहाँ पे सबसे पहले जो बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक है। तो अब ठीक है, तो हम लिख रहे हैं राजस्थान में ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक है। हाँ, ठीक है। परिचय तो कर लिया था। आज हम देखेंगे आहड़ बनास संस्कृति। बनास संस्कृति इसलिए कहते हैं कि इसके अधिकांश स्थल जो है वो बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। और चूंकि आहड़ इसका प्रधान केंद्र था, इसलिए इसको अपन आहड़ सभ्यता भी बोलते हैं। और इसमें आपके कई सारे स्थान आते हैं। एक आहड़ आ जाता है, एक आपके गिलुंड आ जाता है, एक आपके बालाथल आ जाता है, ठीक है। 3 स्थान। और दूसरा जो रहेगा मेन, वो रहेगा गणेश्वर। क्या हो गया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। ये कुल मिला के 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आहड़ को। या अपन इसको ऐसे करते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आहड़ बनास संस्कृति से बात करते हैं अपन। आप हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है। सर्वाधिक स्थान बनास नदी क्षेत्र से प्राप्त हुए
तथा आरंभिक खोज आहड़ से भी इस कारण इसे आहड़ बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसमें निम्न प्रधान केंद्र है, केंद्र खोजे जा चुके हैं। अब हम ले रहे हैं सबसे पहले आहड़ संस्कृति और पहला नगर ले रहे हैं आहड़। ठीक है, देखिए हम आहड़ के अंदर 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि आहड़ की खोज किसने की, कब की, कैसे की। उससे पहले देखेंगे कि आहड़ है कहाँ पे। ठीक है, तो फिर देखेंगे हम आहड़ की विशेषताएं। 3 चीज़ें देखेंगे, क्योंकि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जितने भी हैं उनमें से बैराठ, आहड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर, ये 4-5 स्थान ऐसे हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। बाकी जितने भी स्थल हैं उन सारों के प्रश्न सुमिलित करों में आते हैं। ठीक है, जैसे ओजियाना कहाँ पे है, या तिलवाड़ा कहाँ पे हैं, या कौन सा स्थल किस काल से संबंधित हैं, बाकी बड़े फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। लेकिन ये जो 5-6 नगर हैं, ठीक है ना, जैसे बागोर हो गया, या आहड़, गणेश्वर, बालाथल हो गया, या कालीबंगा हो गया, या बैराठ हो गया। ठीक है, ये 5-6 स्थल ऐसे हैं जहाँ से थोड़ा सा डिटेल में प्रश्न आता है कथन से संबंधित। कि अच्छा, कथन से संबंधित प्रश्न आपके 3 जगह से ही आता है, या तो कालीबंगा से आएगा, यहाँ आहड़ से आएगा, यहाँ बैराठ से आएगा। यहाँ से बड़ा टिपिकल प्रश्न आता है। और सामान्य फैक्ट से संबंधित प्रश्न गणेश्वर, बालाथल, गिलुंड, बागोर, इन क्षेत्रों से आता है। और सीधा सा फैक्ट आता है कौन से जिले में है या वगैरह वगैरह, वो आपके बाकी सारी किसी भी स्थान से आ सकता है। ठीक है, तो हमें आहड़, कालीबंगा, बागोर, बैराठ, इन चारों को बढ़िया तरीके से समझना है, ताकि प्रश्न कितना भी टफ आएगा ना तो भी हम गलत नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो हमें पढ़नी है, बट इनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आहड़ में क्या देखेंगे, आहड़ की अवस्थिति, कि आहड़ कहाँ पे स्थित है। लोकेशन कहाँ है, आहड़ की लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे यहाँ पे, तो ये जो पूरा स्थल है ये, ठीक है, इसमें आपके देख पा रहे होंगे आप, इसमें लिखा स्पष्ट तौर पे है आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स। आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स लिखा स्पष्ट तौर पे। और इसमें इन्होंने कौन कौन से स्थान लिखे हैं, ओजियाना लिखा है, ओजियाना भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, गिलुंड लिखा है, बालाथल लिखा है, और आहड़ स्वयं लिखा है। तो इस प्रकार से टोटल ये 4 मेन स्थान हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे हम है वो ओजियाना नहीं लिख पाए हैं, तो ओजियाना लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये 4 स्थान इस पूरी संस्कृति का हिस्सा है। तो इस मैप को बढ़िया देख लेना आप, जो कि इधर साबरमती, माही और इन सारी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जैसे कि मैंने आपको जब ताम्रपाषाणिक स्थल बताए थे पीछे, कल विशेषताएं जब बताई थी, तब मैंने आपको कहा भी था कि ताम्रपाषाणिक स्थलों की विशेषताओं में हमने कहा था कि जितने भी नगर मिले हैं हमें, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे नगर जो हैं वो आपके नदियों के किनारे मिले हैं, या वो मैदानों के पास में हैं, या वो पहाड़ों के पास में हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में है वो बड़े बड़े नगर मिले हैं यहाँ पे। तो हमें राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ से ये ओजियाना का क्षेत्र मिला है, इस संस्कृति का हिस्सा है।
गिलुंड इसकी संस्कृति का प्रधान हिस्सा माना जाता है, बालाथल माना जाता है और आपके आहड़ माना जाता है। ठीक है, इन चारों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, नर्मदा और माही नदी के उत्तर का जो भाग है, ये पूरा आहड़ संस्कृति कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, जब स्थान एक ही हो तो उसे संस्कृति नहीं कहते, वो नॉर्मली हम साइट बोल देते हैं, केंद्र बोल देते हैं। लेकिन एक साथ में समान विशेषताओं के 5-7 स्थान हो तब हमें उसके पीछे कल्चर नाम दे देते हैं, संस्कृति नाम देते हैं, क्योंकि वो कोई एक नगर नहीं बल्कि एक नगरों का समूह है वहाँ पे। तो ऐसी विशेषता के कारण हम इसको क्या कहते हैं, आहड़ बनास संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। वैसे तो आपने देख ली लोकेशन कहाँ पे है, फिर भी हम सामान्य शब्दों में एक पॉइंट जो है वो और लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि वास्तव में इसकी लोकेशन है कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ उदयपुर के आयड़ बेडच, एक ही नाम है, एक झील तक ये आयड़ कहलाती, फिर बेडच नाम बढ़ जाता है इसका। बेडच नदी के किनारे अवस्थित। इस कारण से आयड़ सभ्यता भी कहते हैं। आयड़ अथवा बेडच सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि इसके सर्वाधिक स्थल जो है ये बनास नदी के सहारे प्राप्त हुए, आयड़ भी बनास की सहायक नदी है, तो सर्वाधिक स्थल बनास नदी के किनारे मिले, इसलिए उसको बनास संस्कृति बोलते हैं पूरे को। ठीक है, इस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए। ठीक है, इस कारण बनास संस्कृति भी हम कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो होगी बात इसकी कि लोकेशन कहाँ पे है। अब लोकेशन के बाद में फिर दूसरा सबसे अहम बिंदु आता है कि इसकी खोज कब की गई, किसने की थी, और सबसे खास बात कि इसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अवस्थिति के बाद का। अपन अलग स्लाइड पे आ जाते हैं। खोज, ठीक है, उत्खनन। देखिए, खोज और उत्खनन में थोड़ा सा हम फर्क कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब कोई पुरातत्वविद ये कह दे कि यहाँ पे है वो कोई सिविलाइजेशन हो सकती है, तो ये एक प्रकार से खोज हो गई और उन्होंने कल्पना कर ली सर्वप्रथम। जैसे कालीबंगा की जब अपन बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल सा पॉइंट आता है कि कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी, सीधा सा पॉइंट आता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि कालीबंगा
कि खोज अमलानंद घोष ने की, मतलब अमलानंद घोष ने कोई खनन नहीं करवाया था। उत्खनन बहुत बाद में 61 में स्टार्ट होता है। बीके लाल, बीबी लाल, बीके थापर, जेवी जोशी के नेतृत्व में होता है। लेकिन कालीबंगा की सभ्यता के होने की पहली बार बात किसने कर दी थी, वो हम कहते हैं कि भाई जो क्षेत्र था वो सारा का सारा अमलानंद घोष ने बता दिया था। उसलिए हम कहते हैं कि खोज उसने की, लेकिन उत्खनन उन्होंने किया था। अगर इसकी बात करें तो अक्षकीर्ति व्यास ने 1953 में पहली बार है वो आहड़ सभ्यता की पहचान कर ली थी। ठीक है, खोज का मतलब हो गया डिस्कवर कर लिया था उसने, लेकिन उसके बाद में उत्खनन का कार्य जो है वो फिर बाद में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ, और फिर आगे आज तक यूँ कहिए कि धीरे धीरे चीज़ें जारी है। तो खोज और उत्खनन में आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, परीक्षा में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि पहली बार खोज किसने की, उत्खनन किसने करवाया, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो उत्खनन का कार्य वगैरह दयाराम साहनी और उन्होंने करवाया था। खोज की बात आती है तब हम पूरा क्रेडिट मार्शल को दे देते हैं, लेकिन मार्शल ने कोई उत्खनन नहीं करवाया था। उन्होंने केवल ये कहा था कि यहाँ पे सभ्यता है, और उन्होंने भी कनिंगम वगैरह के इन सभी के साक्ष्यों के बेस पे कहा था, कोई व्यक्तिगत रूप से उसने ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो इस तरह से हम आप देखते हैं इसमें ठीक है। सर्वप्रथम नाइनटीन 1953 में अक्षकीर्ति व्यास, जिसे हम शॉर्ट में है वो A.K. व्यास लिखते हैं, व्यास ने होने की कल्पना की। अर्थात खोज की। तो खोजकर्ता कौन है? A.K. व्यास। अब इसके बाद क्या हुआ? वैसे आरपीएससी जब प्रश्न देती है तो ऐसे खोज और उत्खनन में फालतू फरसाती भी नहीं है, क्योंकि जनरली आजकल ये सारी टर्म्स एक ही हो गई है। क्योंकि उत्खनन के बाद में जब साक्ष्य मिलते हैं तभी हम मानते हैं कि खोज हुई। कल्पना करना, उसके बाद में सभ्यता होना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि ये जो खोज करता होते हैं ये जनरली यूँ कहिए कि जब कल्पना करते हैं तो उनको कोई न कोई ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की जब कहीं से गुजरते हैं तो उनको कुछ ऐसे खंडहर दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो धरातल के बाहर दिखती है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन हो सकते हैं, पुराना नगर हो सकता है। तो ये डिस्कवरी तो हो गई। उसके बाद उस डिस्कवरी को प्रूव करने के लिए वो फिर खुदाई स्टार्ट होती है। एग्जीक्यूशन जैसे हम बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना जैसे कहते हैं, वो एग्जीक्यूशन शुरू होता है। और उसके बाद में फिर पुष्टि हो जाती है उस खोज की जो उन्होंने की थी कि भाई ऐसा है। ठीक है, तो अब आज जनरली आजकल एक ही हो गया है। तो थोड़ा सा आप ऐसे टेंशन मत लेना कि दिक्कत पढ़ाने वालों को बहुत आती है, क्योंकि किताब लिखती ध्यान नहीं देती। किताब कुछ भी लिख लेते हैं, खोज करता, उत्खनन करता, फिर क्या है किताबें लिखती ऐसे ही है। फिर आप लोग क्या हमें पूछते हो सर, अब एक बच्चा पूछे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर उस किताब में ये लिखा है, फलाना किताब में ये लिखा है। अच्छी किताब तो लिखती नहीं है। अब गाइडों का तो क्या है, कोई खुद ही लिखने वालों की खुद की हालत बड़ी ख़राब है। तो आजकल के कोई भी लोग उठ के गाइड लिख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
खुद को नॉलेज नहीं होता ना, तो फिर वो उस हिसाब से लिख के डाल दे, जन से उड़ाते। लेकिन जो बढ़िया किताबें लिखी गई है, संदर्भ ग्रंथ हैं, उनमें आपको ऐसी गलतियाँ जनरली नहीं मिलती, ठीक है। वहाँ पे भी कई बार टाइपिस्ट गलती कर देते हैं। अब जब बात उत्खनन की आती है, तो सबसे पहली बार इसका उत्खनन जो है वो आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे खोज को आगे बढ़ाया गया। ठीक है। अब 1956 में काम शुरू हो गया और उसके बाद में ASI वगैरह, पुरातत्व विभाग, इन लोगों ने भी एक प्रकार से इसमें सपोर्ट करना शुरू किया। तत्पश्चात 1961 से 1972 के मध्य HD सांकलिया VN मिश्र का राजस्थान के लगभग अधिकांश स्थानों में इनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। मिस्र के नेतृत्व में ठीक है। आठ स्तर खोजे गए। सर्वप्रथम धूलकोट, रेत से बना हुआ किला आप कह सकते हो, धूलकोट खोजा गया। इसलिए कई बार इसे धूलकोट की सभ्यता भी नाम दे दिया जाता है। और ये यूँ कहिए कि वीरेंद्रनाथ मिश्र का काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें। साथ साथ में मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें सपोर्ट रहा है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा है, क्योंकि हमारे पास में क्या उस समय तक भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के अलावा कोई यूँ कहिए कि रिसोर्सेज भी नहीं थे, क्योंकि जो भी कोई प्रमाण मिलता है उसकी रेडियो एक्टिव पदार्थ लेख की विधि से उसकी तिथि ज्ञात करनी पड़ती है, उसकी FSL करनी पड़ती है। वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास उस समय थे नहीं। तो इन बड़ी बड़ी संस्थाओं का, दूसरे देशों का हमें सपोर्ट कंटिन्यू जो है वो लेना पड़ता था। इससे क्या होता था कि सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से हम है वो यूँ कहिए कि पता कर पाते थे कि इस सभ्यता का संबंध किस काल से है या कितनी पुरानी सभ्यता है ना। ये सारी चीज़ें, साइंस का उपयोग लेना बहुत साथ में ज़रूरी होता है, ठीक है। खोजा गया, ये उत्खनन हो गया, ठीक है। इस दल को चलो उसको अपना के लिख लेते हैं। तो उत्खनन हो गया। आप इन दो लोगों का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। ये चार लोग जो मैंने आपको अंडरलाइन किए, तो इन चारों का इसमें योगदान रहा है, ठीक है। पहला नाम किसका आएगा? A.K. व्यास का, फिर R.C. अग्रवाल, HD सांकलिया, VN मिश्र, ठीक है। तो ये खोज और ये आपकी उत्खनन की बात हो गई, ठीक है। जब हम कालीबंगा पढ़ते हैं तो कालीबंगा में भी खोज अमलानंद घोष का पढ़ते हैं, और फिर उत्खननकर्ता में फिर B.B. लाल, B.K. थापर, है ना, जगपति जोशी, उनके नाम, तीनों के नाम आते हैं, ठीक है। तो अब खोज और उत्खनन के बाद में
अब हम सबसे अहम बिंदु पे आने वाले हैं, इसकी विशेषताओं के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो विद्वानों ने जब खोज करी तो सबसे बड़ा यूँ कहिए कि अच्छा हाँ, एक जो लिखने वाला था वो मैं भूल गया। सर्वप्रथम जो है अघाटपुर में खोज शुरू हुई थी, उत्खनन। इस कारण इसे अघाटपुर की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतनी बात ही थी। अब हम साक्ष्यों पे आते हैं। अब जितने भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं उन सारे साक्ष्यों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या ये हो रही है कि कुछ साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता को बता रहे हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो ताम्र सभ्यता को बता रहे हैं। अब विद्वानों के लिए एक बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण में रखें कि हड़प्पा सभ्यता के समकालिक रखें। अब हड़प्पा सभ्यता का नगर बताएं, मतलब कालीबंगा के साथ पढ़ाएं, या इसको ताम्र पाषाण में पढ़ाएं, क्योंकि दोनों काल अलग है। ठीक है ना, दोनों काल अलग कैसे हैं? जैसे मानो कि देखो ये पुरा पाषाण खत्म हुआ, उसके बाद मध्य पाषाण शुरू हुआ, और जैसे मध्य पाषाण खत्म हुआ फिर नव पाषाण शुरू हुआ। नव पाषाण खत्म होते ही दो चीज़ें भी, एक तरफ हड़प्पा शुरू हुआ और कुछ स्थानों पे ताम्र पाषाण शुरू हुआ। ठीक है, हड़प्पा थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। हड़प्पा शुरू हुआ है आपके लगभग यूँ कहिए कि 2500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास, और ये शुरू हो गया था 4000 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब हड़प्पा से लगभग 1500 वर्ष पहले ही ताम्र पाषाण की सभ्यता शुरू हो चुकी थी। फिर हड़प्पा खत्म हुआ और उसके बाद में वैदिक काल शुरू हुआ, जो कि लौह सभ्यता के रूप में जानी जाती है। फिर आपकी जैन बौद्ध वगैरह आया, लेकिन ताम्र लगातार चलता रहा और ताम्र आपके वैदिक काल तक आया, फिर दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, फिर मिल गए थे, तो ये दोनों अलग अलग रहे। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि आहड़ से जो कुछ हमें साक्ष्य मिले, चाहे वो बनाशीन बुल का हो, चाहे मृद भांड का हो, चाहे तांबे के उपकरण हो, चाहे खेती के उपकरण हो, चाहे बस्तियों के उपकरण हो, चाहे घरों के उपकरण हो, चाहे ईंटों के उपकरण हो, जितने भी उपकरण मिले हैं उनमें से कुछ उपकरण यहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं, कुछ उपकरण यहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं। विद्वान लोग ये भी कह रहे हैं कि कालीबंगा वगैरह को तांबा है वो आहड़ से सप्लाई होता था। तो अब समस्या ये आई कि इसको ताम्र पाषाण में रखें कि हड़प्पा में रखें। यहाँ पे देखो ये सन मैंने जो लिखे हैं ये बहुत ही सामान्य सन है, मैंने विशेष नहीं लिखा। वैसे इसका 2350 आता है, लेकिन अपने मोटे मोटे तौर पे लिखा है। अब समस्या ये आ रही है कि इसको किस में रखा जाए, कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में रखें कि हड़प्पा संस्कृति में रखें। ठीक है ना, तो अब क्योंकि तांबा तो हड़प्पा में भी था, ऐसी बात नहीं कि हड़प्पा में तांबा नहीं था, लेकिन जिस लेवल पे यहाँ मिला है उस लेवल पे हड़प्पा के नगरों में नहीं था। हड़प्पा के नगरों की अपनी अलग विशेषताएं थी, वहाँ के अपने अलग मृद भांड थे, यहाँ की अपनी ईंटों की साइज अलग थी, यहाँ घरों के मैप अलग थे, यहाँ पे खेती की जो फसलें थी वो अलग थी, यहाँ चावल मुख्य फसल थी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के फीचर अलग अलग थे। अब हड़प्पा का जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, इनकी विशेषताएं हड़प्पा के जितने भी नगर मिले सभी की विशेषता लगभग 90% विशेषता समान आती है। और आज हमारे को कोई नया नगर मिले और उसकी विशेषता जब हम नोट करेंगे सारी, और वो विशेषता जिस सभ्यता के निकट होगी
अगर हड़प्पा के नगरों के निकट है तब हम उसको हड़प्पा सभ्यता का स्थान बता देंगे। अगर वो ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताओं के निकट है तब हम उसको ताम्रपाषाणकालीन स्थल बताएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि नगर से मिलने वाले जो भी आपके साक्ष्य जो मिले हैं, जो हमें एक प्रकार से प्रमाण मिले वहाँ से, उन प्रमाणों में किस सभ्यता की विशेषताएं समाहित हैं उसके बेस पे हम उसका काल तय करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आहड़ से हड़प्पाकालीन साक्ष्य कौन से मिले हैं, फिर देखते हैं कि आहड़ से ताम्रपाषाणिक साक्ष्य कौन से मिले हैं। फिर हम ही तय करेंगे आज कि आहड़ जो है वो हड़प्पाकालीन स्थल था या ताम्रपाषाणकालीन स्थल था। ठीक है, अपन एक एक को है वो लेते हैं। उससे पहले एक लाइन लिख लेता हूं मैं। आहड़ से प्राप्त हुए पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा के अन्य नगरों के साक्ष्यों से भी समानता रखते हैं तथा ताम्रपाषाणिक विशेषताओं से भी समानता रखते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य। पहला साक्ष्य देखिए, यहाँ पर आपके वृषभ की मूर्ति मिली है। वृषभ की एक प्रकार से हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई। वृषभ की मूर्तियाँ जो है ये सामान्यतः हड़प्पा के लगभग हर नगर से प्राप्त हुई है। बैल की, सांड की मूर्ति जैसे आप कहते हैं, हड़प्पा की जो मुहरें प्राप्त हुई है, इन मुहरों के ऊपर भी आपके सांड अर्थात वृषभ की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ से भी बनास नदी के किनारे एक बुल, एक वृषभ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इस आधार पर हम कहते हैं कि बनासियन बुल जो हमें मिला, बनासियन बुल मतलब बनास के किनारे मिला सांड या मिला बैल आपके, इसके आधार पर हम कहते हैं कि ये क्षेत्र भी कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि वृषभ वहाँ पे भी आपके पूजनीय थे और वृषभ यहाँ पर भी पूजनीय थे। बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों ही एग्रीकल्चर को बल देती थी और कृषि में वृषभ का बहुत महत्व था हल को जोतने के लिए। तो हो सकता है कि दोनों सभ्यताएं समकालिक रही हो, दोनों के लिए बैल उपयोगी रहा हो, लेकिन दोनों आपके एक दूसरे से संपर्क में नहीं रही हो। देखो पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन नहीं था। अब कहाँ उदयपुर, कहाँ हनुमानगढ़। हो सकता है कि दोनों सभ्यताएं समकालिक तो है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। वो अपने काम क्षेत्र में थे या अपने क्षेत्र में थे। एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, एक आपके हड़प्पा नगरों की संस्कृति थी। ताम्रपाषाणिक नाम हमने दिए हैं, उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं दिया। छोटे गांव थे, चुपचाप पड़े थे, शांति से बैठे थे, नष्ट हो गए किन्हीं कारणों से, या उठ के वो निकल गए अकाल उकाल पड़ने से, बाढ़ से भाग गए, जैसे भी गए चले गए। और हमें अब ताम्र और पाषाण के उपकरण मिले, हमने उनको ताम्र पाषाणिक स्थल सभ्यता नाम दे दिया गया। तो हो सकता है उनका परिचय हो भी नहीं भी हो। तो इस टाइप से है वो। हम पहला जो प्रमाण करते हैं वो करते हैं बनासियन बुल का।
आहड़ से वृषभ प्राप्त हुए। मूर्ति मिली हमें, ऐसे वृषभ जिसे इसी प्रकार के वृषभ हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी नगरों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस बनासियन बोल के बेस पे हम क्या कहते हैं कि हो सकता है कि आहड़ सभ्यता जो है ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा रही हो। ऐसा हम मानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब आहड़ से जो मृदभांड मिले हैं उसमें हमें हालांकि ओसीपी भी मिले हैं, आहड़ से हमें काले और लाल रंग के मृदभांड मिले और ऐसे कैसे मृदभांड हमें हड़प्पा से भी मिले। और दोनों में एक और समानता है, दोनों में एक समानता ये भी है कि दोनों ही चित्रित नहीं है। न हड़प्पा के मृदभांड ज़्यादा चित्रित थे, न ही ये चित्रित थे, पेंटेड नहीं थे, सामान्य आपके यूँ कहिए कि सादे टाइप के है वो काले व लाल मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि आहड़ सभ्यता में भी हड़प्पा की भांति, मैं यहाँ हड़प्पा लिखता हूँ ना तो हड़प्पा सभ्यता पूरी आ जाती है, जिसमें कालीबंगा भी साथ में आ जाएगा। हड़प्पा की भांति काले व लाल रंग के मृदभांड मिले, ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड प्राप्त हुए। वो तो आपके लगभग हर ताम्र पाषाणिक स्थल से मिले, और मैंने आपको कल भी बताया था कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक मृदभांड भी यही मिले हैं। कोई भी स्थान हो चाहे वो आपके प्राप्त हुए हैं। अब एक समस्या है इस मृदभांड में, आहड़ से जो ये मृदभांड मिले एक भी चित्रित नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के ये मृदभांड जो है ये जैसा कि हम देखते हैं कि कई स्थानों से ऐसे मिले जहाँ चित्रित भी हैं, कुछ जगह सादे भी मिले। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हड़प्पा से कोई भी मृदभांड चित्रित नहीं है, ऐसा मैंने शायद नहीं बोला होगा, बोला है तो वापस करेक्ट करता हूँ कि हड़प्पा से कुछ स्थानों से हमें चित्रित मृदभांड मिले हैं, लेकिन आहड़ से जितने भी मृदभांड मिले हैं वो सारे के सारे आपके सादे हैं, उनके ऊपर कोई चित्र नहीं है। ये एक प्रकार से थोड़ा सा अंतर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या अंतर होता है कि आहड़ से मिले मृदभांड चित्रित नहीं है, हड़प्पा से ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं। ठीक है, बस एक ये फर्क आ जाता है यहाँ पे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आहड़ से मिले जितने भी मृदभांड है वे बिल्कुल चित्रित नहीं है, एक भी मृदभांड हमें आहड़ से चित्रित मृदभांड नहीं मिला है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हम कह सकते हैं। यद्यपि
एक ही टाइप के हैं, काले व लाल प्रकार के, तो हम इसको सभ्यता से संबंधित भी मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आहड़ सभ्यता से भी हमें हड़प्पा की भांति पाषाण और हड्डियों से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से भी मिले हैं और आहड़ से भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता से भी पाषाण व हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो दोनों में एक समान सामग्री के उपकरण बनना बताता है कि ये सभ्यता जो है वो उसका भाग हो सकता है कि इसका भाग रही हो। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और देखें तो उपकरणों में जैसे कई सारे थे, जैसे सिलबट्टे, ठीक है, मणके, मोहरे, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब है वो इनके मिले, यहाँ से भी मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता से भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और अपन देखें, सिलबट्टे, मणके, मोहरे, ठीक है, 3 ठीक है। चक्की भी है, वैसे सिलबट्टे में हम चक्की भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आटा चक्की जिसे अपन कहते हैं, आटा चक्की। आटा चक्की बड़ी होती है, सिलबट्टे मसाले वगैरह पीसने के, कूटने के होते हैं वैसे। अगर अपन और एक पॉइंट ले यहाँ पे, तो आहड़ से भी हमें कई मृण मूर्तियाँ मिली हैं बैल की। आहड़ से भी बैल की, वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखिए, ऐसा है कि आहड़ सभ्यता के ये ऐसे प्रमाण हैं जो कुछ ये बताते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा रही है। आहड़ सभ्यता जैसे कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, उसी तरह से हो सकता है कि आहड़ भी हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा रही हो। कुछ ऐसे हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर अपन दूसरा और आयाम देखें तो हमें प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ यहाँ से हमें जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण आहड़ को ताम्रपाषाणकालीन स्थल ज़्यादा अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं। यहाँ तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, यहाँ तांबे के ढेर सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसे कहीं पर भी, अच्छा, नींवें जो है बनाई गई है घर की, नींवों के अंदर पक्के पत्थर डाले हुए हैं, ईंटें, क्वार्ट्ज वगैरह गारे से मजबूत बनाई गई है, घर का सौंदर्यीकरण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की सभ्यता थी, चावल अन्न की मुख्य फसल थी। ऐसी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से इतर है। इस आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा तो डेफिनेटली नहीं रही होगी, ये आपके एक प्रकार से ताम्रपाषाणकालीन स्थल रहा होगा। और सर्वमान्य मत यही है कि यह ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसलिए हम उसको ताम्रपाषाण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम है वो हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य हो गए। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पे, ताम्र पाषाण प्रकार के साक्ष्य। ठीक है, ताम्रपाषाण प्रकार के साक्ष्य। तो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिसके बेस पे हम इसको एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो है वो घोषित करके बैठे हैं। ठीक है, कि यहाँ से
या आहड़ से ताम्र पिघलाने की भट्टियां, है ना, भट्टी वो होती जैसे है वो धातु को पिघलाया जाता है, अत्यधिक टेम्परेचर हैंडल कर सकती है, भट्टियां प्राप्त हुई है। जिनके निकट कई प्रकार के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कई प्रकार के ताम्र उपकरण जैसे तांबे की बैलगाड़ी, तांबे के खिलौने, दीपक, कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे का दीपक, है ना, चूड़ियाँ इत्यादि। ठीक है, तो ये ताम्र उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसको ताम्र एक सभ्यता भी बोलते हैं, ताम्र नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इस मात्रा में तांबा जो है वो हमें कहीं नहीं मिला। तो इस, हालांकि आगे और भी बिंदु आएंगे जब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, तो ताम्र नगरी भी कहते हैं हम इसको, ताम्रवर्णी आहड़ से प्राप्त। एक बात हो गई ये। देखिए, इसके अलावा अगर अपन दूसरा पॉइंट और लें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी। हालांकि गांव हड़प्पा में भी थे, बट इस मात्रा में ऐसे विकसित गांव हड़प्पा में नहीं थे। यह ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पे हमें कई प्रकार के घरों के साक्ष्य मिले हैं, और ग्रामीण सभ्यता थी जो कि कृषि पशुपालन पर निर्भर थी एवं पशुपालन पर निर्भर थी। चावल, इनकी मुख्य फसल थी, बाजरा भी। चावल इनकी मुख्य फसल थी, मुख्य फसल थी। मुख्य फसल थी। गेहूं, जौ व बाजरा उत्पादन भी होता था। ये चावल का प्रश्न कई बार आता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, होता था। अनाज संग्रहण हेतु विशाल भंडार बनाए जाते थे। विशाल भंडार बनाए जाते थे। भंडार जिसका नाम क्या दिया गया था, गोरा व कोठा। कोठा धाम आज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने ही नाम दिए, उनके ऐसे कोई नाम नहीं थे। ठीक है,
विशाल भंडार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ग्रामीण सभ्यता थी। अब इन चीज़ों की तुलना अगर अपन हड़प्पा सभ्यता से करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं डिफरेंस जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें अनाज भंडार वगैरह तो मिले बट इतने बड़े पैमाने पे नहीं मिले, और चावल वाली बात भी है वो इतनी बड़े पैमाने पे वहाँ नहीं थी। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हो गया इसका। ठीक है, अब अपन तीसरे बिंदु पे आते हैं। कई घरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनकी नींव में पत्थर ठीक है, नींव में पत्थरों का प्रयोग होना बड़ी बात है। ये हड़प्पा सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहड़ की विशेषता इसको हड़प्पा सभ्यता से अलग करती है। ऐसे प्रश्न भी थोड़ा सा एक टिपिकल प्रश्न बन सकता है, एक एनालिटिकल प्रश्न बन सकता है। हुआ है तथा घरों की दीवारें, घर जो बनाए गए हैं उनकी जो दीवारें हैं वो बेसिकली आपके ईंटों से निर्मित हुई है। ठीक है, तथा घरों की दीवारें ठीक है, घरों के सौंदर्यीकरण पर बल दिया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल इस विशेषता को जो है वो अलग कर देती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे इस तरह से ईंटों में दीवारें या अंदर पत्थर इस टाइप से नहीं है, बिल्कुल अलग सिस्टम है। और यहाँ की जो दीवारें भी जो ईंटें हैं, इन ईंटों का निर्माण जो है आपके मिट्टी में क्वार्ट्ज को मिला के किया जाता था। ऐसा वहाँ पे हड़प्पा में नहीं होता था। ईंटों का निर्माण मृदा तथा क्वार्ट्ज धातु है, जो आपके खनिज है, जो क्वार्ट्ज के मिश्रण से गारा बनाकर किया जाता था, तो थोड़ी मजबूत ईंटें हो जाती थी और ईंटें थोड़ी सी आपके शाइनिंग भी होती थी। तो ऐसी ईंटें हमें हड़प्पा सभ्यता में इस टाइप से ईंटें वगैरह नहीं मिलती। ये अपने आप में एक यूँ कहिए कि थोड़ा सा विशिष्ट एक प्रकार से मैटर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और चौथा पांचवा बिंदु और देख लेते हैं। यहाँ पशुपालन भी बड़े पैमाने पे था। जितना हड़प्पा से में इतना पशुपालन नहीं मिलता जितना इस जगह से मिलता है। चौथा बिंदु ग्रामीण सभ्यता थी, तो मरमी चित्तौड़गढ़ ये हड़प्पा संस्कृति का सारा हिस्सा है। मरमी से पशु बाड़ा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि मरमी तो चित्तौड़ में, अपन दूसरा आहड़ पढ़ रहे हैं। ये आहड़ संस्कृति पूरी आ जाती है इसलिए ना। और अगर अपन कुछ और बिंदु देखें यहाँ पे,
तो एक ऐसा भवन प्राप्त हुआ जिसमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और जो कि आपकी भवन की जो छत है वो बांस से बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए एक प्रकार से ठीक पॉइंट है। ठीक है, तो घरों की छतें जो है हड़प्पा सभ्यता में बांस से बनी हुई हमें नहीं मिली, यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, एक 6 कमरों का मकान लिख लेते हैं, का मकान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसकी छत बांस से बनी है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से इसको हड़प्पा सभ्यता से अलग करता है। और प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी मिला है। ठीक है, कोई होटल लग रही है मुझे तो ये प्रत्येक कमरे में एक चूल्हा भी बना है। ठीक है, तो ये यूं कहिए कि ये भी एक अलग ही बात थी। सेपरेट रूम, उसमें सेपरेट चूल्हे, क्या हड़प्पा में जनरली क्या कॉमन रसोई यूज़ होती थी। ठीक है, और एक आखिरी बात हम और ले सकते हैं कि यहाँ से हमें कई सारी मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, उसमें से आपके 6-7 मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिसमें एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ आपके किसी यूनानी देवता का है नाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सा बिंदु है, 5वां 6ठा बिंदु। ठीक है, 6ठा बिंदु है। यहाँ से 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 6 ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई है ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनकी एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। ठीक है, अब ये पूरी संभावना है कि ये बहुत बाद का है। मतलब आप यूँ समझिए कि लगभग अपोलो की बात कर रहे हैं तो मौर्य काल के उस समय का एक प्रकार से ये चित्र, ये मुद्राएं हो सकती है। ये मुद्राएं हो सकता है कि 8 सभ्यता की नहीं हो सकता कि 8 सभ्यता की नहीं हो, और बाद में फिर जब भारत में यूनानी आक्रमण हुए तो हो सकता है कि उन्होंने इन मुद्राओं का पुनर्अंकन करवाया हो और अपने चित्र लगा दिए हो। बाकी इसका मतलब ये तो नहीं बैठता कि इनका यूनानियों के साथ में व्यापार वगैरह होता होगा। ऐसे कई सारे तर्क लगाए जा सकते हैं। ठीक है, शोध का विषय है। बट आपको क्या याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से या किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी देवताओं की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ऐसा सवाल आता है आहड़ से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यहाँ से 3 ऐसी मुहरें भी मिली है जिसमें भी आपके यूनानी नाम लिखे हुए हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से
3 ऐसी मुहरें भी मिली हैं जिन पर यूनानी में लेख है। ठीक है, इनके ऊपर भी यूनानी में कुछ लिखा हुआ है। अब लिखा क्या है, अभी तक आज तक पढ़ा नहीं गया कि अर्थ नहीं निकला कि क्या लिखा है। एक पर लिखा है विहितिब विष लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर दूसरे ऊपर लिखा है पलितश। ठीक है, तीसरे के ऊपर लिखा है तातीय तोमसन, तातीय तोम सन। ठीक है, ये 3 नाम हमें मिलते हैं, इनके अर्थ नहीं पता, परंतु ये दोनों जो साक्ष्य है, उक्त दोनों साक्ष्य विदेशी व्यापार को इंगित करते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार अथवा बाह्य आक्रमण नहीं करेंगे हम, विदेशी व्यापार के प्रमाण है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये प्रमाण जो हमें प्राप्त हुए, इसके कुछ मृदभांड है हमारे पास में। अगर आप देखोगे तो ये कुछ मृदभांड है, एक भी चित्रित मृदभांड हमारे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे हमें मिली हैं। हम तो इसे मारवाड़ में इसको ठीकरियाँ बोलते हैं, और इन ठीकरियों से इन्होंने वो पूरा का पूरा एक सभ्यता को पहचान निकाला इन्होंने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इन बिंदुओं के साथ हमारा यूँ कहिए कि ये सारा का सारा मैटर कंप्लीट हो जाता है। और कुछ शेष बचा हो तो मैं देखता हूँ। इसे अतपूर्व भी कहते हैं, अघाटपूर्व भी कहते हैं, इसे अतपूर्व भी कहा जाता है। अघाटपूर्व भी कहते हैं, अतपूर्व भी कहते हैं। और इसके अलावा बेड़त नदी, आयड़ नदी हो गया, ताम्रवर्णी हो गया। और अंत में एक लाइन और लिख लेते हैं हम, फिर बात को खत्म करते हैं। उक्त साक्ष्यों के आधार पर आहड़ को ताम्र पाषाणिक संस्कृति का भाग माना जाता है। ठीक है, बस ये हमारा आहड़ हो गया पूरा। और कल का जो लेक्चर है उसमें बाकी के जो छोटे टॉपिक है, गिलुंड, बालाथल, गणेश्वर और ओजियाना, छोटे छोटे ये एक क्लास में उसको कर देंगे। कल ताम्रपाषाण हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ताम्रपाषाण पूरा होते ही हम कालीबंगा पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर हड़प्पा कालीन स्थलों को हम पढ़ेंगे। ठीक है।